नमस्कार। आजकल पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ क्रिएशन मतलब पैसे बनाने की बातें तो बहुत होती हैं, पर इतनी सारी जानकारी में से काम की चीज निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही बात है। बहुत शोर है। हाँ, तो आज हम कोशिश कर रहे हैं इसी को थोड़ा आसान बनाने की। हमारे पास टोनी रॉबिन्स की बहुत ही जानी मानी किताब है, मनी मास्टर द गेम। उसके जो मुख्य आइडियाज हैं उनका एक सार है। काफी प्रभावशाली किताब है वो। बिल्कुल। और हमारा मकसद है उन 7 आप कह सकती हैं ठोस कदमों को समझना जिनकी बात किताब करती है। कहती है कि ये किसी के भी फाइनेंशियल जीवन को बदल सकते हैं। 7 कदम जो रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ, और रॉबिन्स का ये मानना कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ कुछ लोगों का हक नहीं है, बल्कि सही स्ट्रैटेजी और अनुशासन से कोई भी पा सकता है, ये बात सोचने पे मजबूर करती है। तो चलिए इन्हीं पे बात करते हैं। जरूर, शुरू करते हैं। पहला कदम किताब कहती है अपने फाइनेंशियल जीवन पर नियंत्रण पाना। अब सुनने में तो सीधा लगता है कि भाई अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद लो, पर क्या ये सिर्फ हिसाब रखने की बात है? नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा है। असल में ये एक सोच बदलने जैसा है। सोर्स इस पर जोर देता है कि पहला कदम सिर्फ इनकम खर्चे का हिसाब नहीं है, बल्कि इस सोच से बाहर आना है कि आपकी हालत दूसरों पर या बाहरी चीजों पर निर्भर है। अच्छा। हाँ, ये अपनी असलियत को, मतलब आपकी फाइनेंशियल हकीकत को पूरी ईमानदारी से देखना है, चाहे वो अच्छी हो, बुरी या जैसी भी हो। जब तक आप खुद ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठेंगे तो गाड़ी सही दिशा में कैसे जाएगी। सही कहा। ये जिम्मेदारी लेने वाली बात है, लेकिन अक्सर लोग यहीं अटक जाते हैं। रोज की भाग दौड़ में ये हिसाब रखना, बजट बनाना, ये बहुत मुश्किल लगता है। क्या सोर्स कुछ बताता है कि इस मुश्किल से कैसे निपटे? हाँ बिल्कुल। किताब मानती है कि ये शुरू में भारी लग सकता है, इसीलिए सुझाव है कि छोटे से शुरू करें। शायद हफ्ते में बस 15-20 मिनट निकालें अपने खर्चों को देखने के लिए। ओके। आजकल तो कई ऐप्स भी हैं जो मदद कर सकते हैं। मेन बात है शुरू करना और इसे आदत बनाना। किताब कहती है स्पष्टता ही शक्ति है। मतलब जब आपको पता होता है ना कि पैसा जा कहाँ रहा है, तभी आप उसे सही दिशा दे सकते हैं। ये कंट्रोल का पहला और सबसे जरूरी फेज है। स्पष्टता ही शक्ति है। ये अच्छा तरीका है सोचने का। तो ठीक है, एक बार हमने कंट्रोल पाने की तरफ कदम बढ़ाया, फिर अगला पड़ाव क्या है? अगला और उतना ही जरूरी दूसरा कदम है पैसे के नियमों को समझना। पैसे के नियम, ये थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। कौन से नियम? रहस्यमय नहीं, बस ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। किताब इस पर काफी जोर देती है कि फाइनेंशियल मार्केट में सबसे बड़ी गलतियां होती हैं इमोशनल होकर। हाँ, जैसे डर फैला तो सब बेचने लगे, या लालच आया तो आंख बंद करके खरीद लिया। बिल्कुल, सोच इसे एक बड़ा जाल बताता है। नियम जानने का मतलब है कि आप भावनाओं से नहीं, बल्कि समझ और लॉजिक से फैसले लें। किताब ये भी बताती है कि कई फाइनेंशियल संस्थान या सलाहकार वो अपने फायदे को पहले रख सकते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब उनके प्रोडक्ट्स में शायद ज्यादा फीस हो या कमीशन हो जो आपका रिटर्न कम कर दे। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि निवेश काम कैसे करता है, फीस का क्या असर पड़ता है, टैक्स के नियम क्या हैं। खुद जागरूक होना पड़ेगा। यानी सिर्फ एक्सपर्ट पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, खुद भी समझना होगा। और इसी में किताब कहती है कि चक्रवृद्धि मतलब कंपाउंडिंग एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। कंपाउंडिंग को आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था और किताब इसे आम निवेशक का सबसे बड़ा दोस्त मानती है। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ से लुढ़क रहा है। शुरू में धीरे लगता है, पर जैसे जैसे वो घूमता है और बर्फ पकड़ता है, उसकी रफ्तार और साइज तेजी से बढ़ते हैं। आपका पैसा और उसका रिटर्न भी ऐसे ही काम करते हैं। जब आप निवेश करते हैं तो आपको मुनाफा मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब है आपको सिर्फ अपनी शुरू की रकम पर ही नहीं, बल्कि उस मुनाफे पर भी मुनाफा मिलने लगता है। अच्छा, मुनाफे पर मुनाफा। हाँ, और समय के साथ यह असर बहुत बढ़ जाता है। छोटी रकम भी हैरान करने वाली बड़ी बन सकती है, लेकिन इसका जादू देखने के लिए समय और धैर्य चाहिए। ये स्नोबॉल वाला उदाहरण बढ़िया है। यानी जल्दी शुरू करना और लंबे समय तक टिके रहना, ये जरूरी है। तो नियम समझें, कंपाउंडिंग की ताकत जानी, पर इस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? शायद यही तीसरा कदम आता है। एकदम सही पकड़ा आपने। तीसरा कदम इसी पैसे को जमा करने के बारे में है। अपनी कमाई का एक फिक्स्ड हिस्सा हमेशा बचाएं और उसे निवेश करें।
हाँ, इसमें वो रॉबिन्स का फेमस कोट है, खर्च करने के बाद जो बचा है उसे मत बचाओ, बल्कि बचाने के बाद जो बचा है उसे खर्च करो। ये तो सोच बदलने वाली बात है। बिल्कुल। ये बिल्कुल उल्टा है जो ज्यादातर लोग करते हैं। लोग महीने के आखिर में देखते हैं कि क्या बचा, और अक्सर कुछ नहीं बचता। हाँ, अक्सर यही होता है। किताब कहती है इसे पहली प्राथमिकता बनाओ। जैसे ही पैसा आए उसका एक तय हिस्सा, किताब कम से कम 10-15% कहती है, हो सके तो ज्यादा, सबसे पहले निवेश के लिए अलग रख दो। इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं, मतलब सबसे पहले खुद को भुगतान करो। लेकिन अगर किसी की इनकम कम हो तो क्या ये प्रैक्टिकल है? 10-15% निकालना मुश्किल हो सकता है। किताब ये समझती है और कहती है कि परसेंटेज से ज्यादा जरूरी है आदत बनाना। अगर 15% नहीं बचा सकते, 10% से शुरू करें। वो भी मुश्किल है तो 5% या 3% से करें। मेन आइडिया ये है कि आप बचत और निवेश को एक ऐसा खर्च माने जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, जैसे घर का किराया या बिजली का बिल। ये पैसा ऑटोमेटिकली आपके निवेश अकाउंट में जाना चाहिए। धीरे धीरे जैसे इनकम बढ़े या खर्च कम हो, आप ये परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। ये छोटी शुरुआत भी कंपाउंडिंग की मदद से लंबे समय में बड़ा फर्क लाएगी। ये असल में अनुशासन का खेल है। गैर समझौता योग्य खर्च, ये बचत को देखने का एक पावरफुल तरीका है। तो हमने कंट्रोल लिया, नियम समझे, बचत को प्राथमिकता दी। अब पैसा इकट्ठा हो रहा है। चौथा कदम क्या कहता है? चौथा कदम है एक स्वतंत्रता कोष यानी फ्रीडम फंड बनाना। फ्रीडम फंड, इसमें 2 तरह के फंड्स की बात है शायद, एक इमरजेंसीज के लिए और एक निवेश के लिए। हाँ बिल्कुल। ये कदम फाइनेंशियल सेफ्टी और ग्रोथ दोनों के बीच बैलेंस बनाने पर फोकस करता है। पहला है इमरजेंसी फंड। ये आपका सुरक्षा कवच है। अच्छा। किताब के हिसाब से इसमें कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा होना चाहिए, और ये पैसा आसानी से मिलने वाला होना चाहिए, जैसे सेविंग्स अकाउंट में, ताकि अगर अचानक नौकरी चली जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई और अचानक खर्च आए। तो आप अपने लंबे समय के निवेश को ना छेड़ें। एग्जैक्टली, उसे मजबूरी में निकालना ना पड़े। ये तो समझ आता है, एक सेफ्टी नेट, और दूसरा फंड निवेश फंड। निवेश फंड, जिसे किताब स्वतंत्रता कोष या फ्रीडम फंड कहती है। ये वो पैसा है जो आपके लिए काम करेगा और बढ़ेगा। यही वो पैसा है जिसे आप तीसरे कदम में बचा रहे थे, और जिसे आप लंबे समय के लक्ष्यों के लिए निवेश करेंगे, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या सच में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना। किताब इस पर भी जोर देती है कि शॉर्ट टर्म लक्ष्य, जैसे साल भर में कार खरीदना, और लॉन्ग टर्म लक्ष्य, जैसे 20 साल बाद रिटायरमेंट, इनके लिए अलग अलग प्लान और निवेश स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और इसी में पैसिव इनकम का भी जिक्र है। उसे स्वतंत्रता की कुंजी क्यों कहा गया है? क्योंकि पैसिव इनकम वो इनकम है जो आपको तब भी मिलती है जब आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। सोचिए, नौकरी से इनकम तो तभी आती है जब आप काम करते हैं, बंद तो इनकम बंद। सही बात है। लेकिन पैसिव इनकम, जैसे किराए से इनकम, स्टॉक डिविडेंड, बॉन्ड से ब्याज, या किसी ऑनलाइन बिजनेस से इनकम, या आपके सोते हुए भी आ सकती है। किताब कहती है कि जब आपकी पैसिव इनकम आपके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाती है, तब आप सही मायने में फाइनेंशियली फ्री होते हैं। वाह। तब आप काम इसलिए नहीं करते कि करना पड़ता है, बल्कि इसलिए करते हैं कि करना चाहते हैं। फ्रीडम फंड का लक्ष्य यही है, ऐसी संपत्ति बनाना जो काफी पैसिव इनकम दे सकें। ये लक्ष्य तो बहुत ही आकर्षक है। मतलब इमरजेंसी फंड सुरक्षा देता है और फ्रीडम फंड आजादी। अब जब फंड तैयार हैं, तो सवाल है कि इसे निवेश कैसे करें। यहीं पर 5वां कदम आता है, सर्वश्रेष्ठ की तरह निवेश करें। इसमें डाइवर्सिफिकेशन पर बहुत जोर है। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन शायद निवेश का सबसे बेसिक और जरूरी सिद्धांत है। सीधा सा मतलब है, सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। किताब कहती है कि दुनिया के सबसे सफल निवेशक भी ये पक्का नहीं बता सकते कि कल कौन सा निवेश सबसे अच्छा चलेगा। इसीलिए अपने पैसे को अलग अलग तरह की चीजों में बांटना समझदारी है। जैसे कुछ पैसा स्टॉक में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ रियल एस्टेट में, कुछ सोने जैसी कमोडिटीज में, अलग अलग एसेट क्लास में। और किताब में रे डालियो के ऑल वेदर पोर्टफोलियो का भी जिक्र है। ये क्या चीज है और क्यों जरूरी है? रे डालियो दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड मैनेजर्स में से एक हैं। उन्होंने एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाने का तरीका बताया जो इकोनॉमी के हर मौसम में, चाहे ग्रोथ तेज हो, धीमी हो, महंगाई बढ़ रही हो या घट रही हो, मतलब हर हाल में ठीक ठाक परफॉर्म कर सके। हर मौसम में चलने वाला। हाँ, एक तरह से इसका लक्ष्य है बड़े तूफानों से बचाना और स्टेबिलिटी देना। हो सकता है इसके रिटर्न सबसे ज्यादा ना हो, पर यह गिरने से बचाता है। किताब इसे एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताती है जो आम निवेशक को बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता से मुक्त करके लंबे समय तक टिके रहने में मदद कर सकती है।
तो ये स्थिरता पर ज्यादा फोकस करता है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि बड़े रिटर्न की उम्मीद छोड़ दें? सोर्स इस बैलेंस पर क्या कहता है? सोर्स ये नहीं कहता कि बड़े रिटर्न नामुमकिन हैं, लेकिन वो यथार्थवादी उम्मीदों और रिस्क मैनेजमेंट पर जोर देता है। ऑल वेदर जैसी स्ट्रैटेजी का मकसद है बड़े नुकसान से बचना। अच्छा। किताब समझाती है कि लंबे समय में बड़ा नुकसान हो जाए तो उससे उभरना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए स्थिर ग्रोथ भले ही थोड़ी धीमी हो, वो अक्सर जीरो या नेगेटिव रिटर्न से बेहतर होती है। साथ ही किताब ये भी कहती है कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता और लक्ष्यों के हिसाब से पोर्टफोलियो को बदला जा सकता है। जरूरी बात है एक सोची समझी स्ट्रैटेजी होना और उस पर टिके रहना, बजाय इसके कि हर तेजी या मंदी के पीछे भागे। लॉन्ग टर्म सोच यहाँ सबसे ऊपर है। लॉन्ग टर्म सोच और टिके रहना, ये फिर से अनुशासन वाली बात आ गई। और शायद इसीलिए छठा कदम है फाइनेंशियल डर को खत्म करना। किताब डर और लालच को सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। बिल्कुल, ये दो भावनाएं हैं जो निवेशकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। डर हमें तब बेचने पर मजबूर करता है जब कीमतें गिरी होती हैं, यानी नुकसान पक्का कर लेना। हाँ, और लालच हमें तब खरीदने को उकसाता है जब कीमतें आसमान पर होती हैं, मतलब सबसे ज्यादा रिस्क लेना। किताब का तर्क है कि इन भावनाओं पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका है ज्ञान और एक साफ प्लान। ज्ञान कैसे डर कम करता है? जब आप समझते हैं कि बाजार कैसे काम करते हैं, कि उतार चढ़ाव तो नॉर्मल है, कि आपकी निवेश स्ट्रेटजी किन सिद्धांतों पर बनी है, तो आप घबराते कम हैं। आपको पता होता है कि मंदी अस्थायी हो सकती है और आपकी डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजी आपको बचाने के लिए है। ज्ञान आपको फैक्ट्स के आधार पर सोचने में मदद करता है, न कि भीड़ की भावनाओं के साथ बहने में। इसी तरह एक लिखित निवेश प्लान और अनुशासन आपको लालच में बहकने से रोकता है। आप अपने प्लान पर टिके रहते हैं, चाहे बाजार कितना भी लुभावना क्यों न लगे। और यहीं पर रॉबिन्स का वो कथन है, फाइनेंशियल फ्रीडम बराबर मन की शांति। इसका मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं है। नहीं, इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा है। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली इनाम वो मेंटल पीस है, वो शांति जो ये जानने से मिलती है कि आपका भविष्य सुरक्षित है, कि आप अचानक आने वाली मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, कि आपके पास चॉइस है। हाँ। पैसे की चिंता एक बहुत बड़ा बोझ हो सकती है। इस बोझ से मुक्ति ही असली आजादी है, असली मन की शांति है। ये लक्ष्य को सिर्फ रुपयों के आंकड़ों से हटाकर जीवन की क्वालिटी और भावनात्मक सुकून से जोड़ता है। ये वाकई एक गहरा विचार है। डर खत्म करना, ज्ञान और अनुशासन से शांति पाना। और अब हम आते हैं 7वें और आखिरी कदम पर, जो शायद सबसे अनोखा लगे। अधिक दें, अधिक जिए। इसका क्या मतलब हुआ? ये कदम पूरी यात्रा को एक मकसद और मतलब देता है। किताब का तर्क है कि पैसा कमाने, बचाने और बढ़ाने का आखिरी लक्ष्य सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करना या अमीर बनना ही नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, असली खुशी और संतुष्टि तब मिलती है जब हम उस पैसे का इस्तेमाल दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा करने या किसी बड़े मकसद में योगदान देने के लिए करते हैं। तो ये चैरिटी या दान के बारे में है। हाँ, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं। ये योगदान मतलब कंट्रीब्यूशन और कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड के बड़े विचार के बारे में है। योगदान का मतलब हो सकता है दान देना, किसी अच्छे काम में अपना समय देना, किसी की मदद करना। और कृतज्ञता मतलब हमारे पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार होना। किताब कहती है कि जब हम देते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा है, और ये फीलिंग ऑफ अबंडेंस मतलब प्रचुरता की भावना को बढ़ाता है। ये सुनने में उल्टा लगता है, पर अक्सर देने से हमें और अधिक पाने का एहसास होता है, सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली और स्पिरिचुअली भी। ये थोड़ा अलग नजरिया है पैसे को देखने का। ज्यादातर बातें तो कमाने और बचाने पर होती हैं, देने पर कम। सही कहा, लेकिन रॉबिन्स के हिसाब से यही वो कदम है जो फाइनेंशियल यात्रा को वाकई में सार्थक बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि पैसा एक साधन है, साध्य नहीं। असली दौलत रिश्तों में है, अनुभवों में है और दूसरों पर अच्छा असर डालने में है। जब हम योगदान करते हैं तो हम अपने जीवन को पैसे से बड़ा बनाते हैं। ये आखिरी कदम हमें सिर्फ एक सफल निवेशक ही नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की तरफ ले जाता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये 7 कदम एक पूरी यात्रा है। अपने फाइनेंशियल जीवन का कंट्रोल लेना, पैसे के खेल के नियम समझना, बचत और निवेश को प्राथमिकता देना, सेफ्टी और ग्रोथ के लिए फंड बनाना, समझदारी से निवेश करना, डर और लालच पर काबू पाना और आखिर में योगदान देकर सार्थकता पाना। बिल्कुल, एक पूरा फ्रेमवर्क है। यह वाकई एक कॉम्प्रिहेंसिव ढांचा लगता है। जैसा कि टोनी रॉबिन्स की किताब मनी मास्टर द गेम से हमें पता चला, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना सिर्फ किस्मत या किसी खास वर्ग का अधिकार नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति और लगातार अनुशासन का नतीजा हो सकता है।
इन कदमों पर चलने से न केवल पैसों का तनाव कम हो सकता है, बल्कि एक ज्यादा सुरक्षित और शायद ज्यादा संतुष्ट जीवन जीने का रास्ता खोल सकता है। बिल्कुल। और अब जब ये 7 सिद्धांत सामने हैं, तो शायद असली चुनौती, जैसा कि किताब बार बार इशारा करती है, वो रोजमर्रा का अनुशासन बनाए रखना है। जानकारी होना एक बात है, पर उसे लगातार अमल में लाना, उसे अपनी आदत बनाना, ताकि वो सिर्फ ज्ञान न रहकर परिणाम दे सके, यही शायद सबसे बड़ा काम है जिस पर हर सुनने वाले को सोचना चाहिए। इस ज्ञान को व्यवहार में कैसे उतारा जाए, यही असली परीक्षा है।